लखनऊ में जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आए हुए युवाओं से संवाद किया, बातचीत की। इस मौके पर सीएम के साथ उच्चाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जनजातीय युवा आदान प्रदान जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए आयोजित किया गया। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है और इसके लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आपको याद होगा 15 नवंबर की तिथि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में जनजातीय दिवस के रूप में घोषित किया। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष है और इसलिए इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के द्वारा देश के युवाओं को इस विशेष प्रशिक्षण के साथ जोड़ने का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, यह अत्यंत सराहनीय है और आप लोग मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बन रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप जानते हैं, देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी यहां निवास करती है। 75 जनपद हैं, 18 कमिश्नरी हैं, 350 से अधिक तहसीलें हैं, 825 से अधिक यहां पे विकास खंड हैं, 17 नगर निगम हैं, 200 से अधिक नगर पालिका परिषद हैं और 400 से अधिक यहां पे नगर पंचायतें कार्य करती हैं। यह प्रकृति और परमात्मा की विशेष भूमि है। मां गंगा और यमुना इसी राज्य से बहती है और मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी का संगम प्रयागराज, जहां पर 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इस सदी का महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है। बहुत बड़ा आयोजन, यानी उसमें 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। भगवान विश्वनाथ का पावन धाम काशी विश्वनाथ मंदिर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। भगवान राम की पावन जन्मभूमि, यह भी उत्तर प्रदेश में है। भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि मथुरा और उनकी पावन भूमि वृंदावन, लीला भूमि वृंदावन भी उत्तर प्रदेश में है। यानी यह परमात्मा की विशेष कृपा की भूमि है। मां विंध्यवासिनी धाम उत्तर प्रदेश में है। भारत की वैदिक कालखंड से लेकर के अब तक की सभ्यता और संस्कृति की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की और देश की आजादी की अनेक घटनाओं की भूमि उत्तर प्रदेश है और उस उत्तर प्रदेश में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आप सबको अवसर प्राप्त हुआ है।
ये सचमुच आपके जीवन की एक अद्भुत घटना है, उल्लेखनीय घटना है, क्योंकि आपको नजदीक से उत्तर प्रदेश को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश जो आज विकास के मानक में देश के सामने विकास का एक अग्रणी राज्य बनकर के उभर रहा है, इसके लिए पहली शर्त है विकास के लिए सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति। अगर उग्रवाद है, आतंकवाद है, उपद्रव है, दंगे फसाद हैं, तो विकास नहीं हो सकता, रोजगार का सृजन नहीं हो सकता, निवेश नहीं हो सकता है, सुशासन नहीं आ सकता है। इसकी पहली शर्त है सुरक्षा और कानून का राज। कानून का हम पालन करें, कानून हमें संरक्षण देगा। और यह सम्मान का भाव जब हमारे मन में आए, एक कानून के प्रति श्रद्धा का यह भाव पैदा करता है हमारा संविधान, जिस संविधान के शिल्पी के रूप में हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्मरण करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर के मुस्लिम क्षेत्र में बंद पड़े मंदिरों को खोलने का विवाद गहराने लगा है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर महापौर पर शहर का सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है। वहीं महापौर प्रमिला पांडे ने मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से कही गई सौहार्द बिगाड़ने की बात का विरोध किया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब कानूनी कार्रवाई भी होगी और मंदिरों में जिन्होंने कब्जा किया है उनको जेल में भी भिजवाऊंगी। जी, मैं उलमा अहले सुन्नत मशावरती बोर्ड की मीटिंग में लिए गए फैसले के मुताबिक एक ज्ञापन कमिश्नर साहब के नाम इस बात को लेकर दिया गया कि 1931 में हुकूमत बरतानिया ने जो शहर के अमन व अमान को ख़त्म करके आज़ादी की लड़ाई में रखना पैदा करने के लिए एक दंगा कराया था, जिसके सबब कुछ इलाकों की आबादियाँ इधर से उधर शिफ्ट हो गई थीं और उसकी वजह से उन इलाकों में जिन धर्मों की इबादत गाहें थीं वो बंद हो गईं और वो आज तक के बंद पड़ी हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि शहर के अमन व अमान के लिए उलमा अहले सुन्नत मशावरती बोर्ड के मौलाना हसीब अख्तर शाहिदी, कादी शहर मौलाना मुश्ताक अहमद मुशाहिदी, ग़ुलाम कादिर शाहिदी और तमाम उलमा इकराम का ये फ़ैसला हुआ कि कमिश्नर साहब से ये अपील की जाए कि भाई हमारे शहर में जो बंद पड़ी हैं उन इलाकों में ना मुसलमान आबाद हैं, ना इन इलाकों में हिंदू आबाद हैं। भाई 1941 का जो अधिनियम है, उस अधिनियम में ये है कि देश के आज़ादी से पहले जितने मंदिर थे 1947 के अंतर्गत पीछे जितने मंदिर हैं उस पर कोई भी उसको नहीं नष्ट कर सकता। लेकिन इन लोगों ने हमारे मंदिर को नष्ट करने का काम किया और उसमें ये क्या कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, कहीं फैक्ट्री लगाए हैं, कहीं चमड़े की, कहीं कपड़े की। ये किस अधिनियम के तहत इनके अंतर्गत हुआ और ये इसके खिलाफ जा कर के वहाँ कमिश्नर जी को दिए हैं। कहा अरे कि मेयर जो है सौहार्द बिगाड़ना चाहते। मेयर कभी चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं सबकी मेयर हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मैं सनातनी महिला होने के नाते, मैं हिंदू होने के नाते मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि किस अधिनियम के तहत ये है कि ये हमारे मंदिर में अंदर घुसे रहें और उसमें क्या कहते हैं कि मांस मंदिरा काटें। उसमें सबसे बड़ी बात है, अभी जब हम लुधौरा में जो हमने मंदिर पकड़ा, हमारा जो शंकर भगवान का मंदिर था, किसने किस अधिनियम के तहत इनको कहा गया कि बताते हैं ये कि जो मंदिर की किसी का हाथ काटे, किसी का पैर काटे, किसी का वो काटे हैं, ये गलत है। किसी भी मस्जिद में कोई भी
हिंदू किराएदार रह रहा है। पूरे देश की बात मैं करती हूँ, पूरे देश, पूरे शहर, पूरे प्रदेश, पूरे कानपुर। तो मैं तो इतने अभी इन्होंने ठीक किया, हमने भी पुलिस कमिश्नर और पुलिस जी अरे क्या कहते हैं कमिश्नर साहब को हमने भी लेटर भेज दिया। अब जिन लोगों ने अरे 1991 के अंतर्गत जो हमारे जो उस अधिनियम में था कि आज़ादी के पहले मंदिर जो था वो वही स्थिति बनी रहेगी, तो उसके खिलाफ जिन्होंने उसमें रहते हैं, जो तोड़ते हैं, उनके खिलाफ अब हम भी मुकदमा कायम कराएंगे। अभी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी लाइव रहेंगे। जिस तरीके से कानपुर में मुस्लिम क्षेत्रों में बंद पड़े मंदिरों को लेकर विवाद हो रहा है, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने महापौर पर सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है, वहीं महापौर ने भी अब बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? देखिए प्रीति, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम कानपुर शहर की बात करते हैं तो कानपुर शहर में कई एक मुस्लिम इलाके हैं, अधिकतर मुस्लिम इलाके जोन 1 में आते हैं, जहां पर महापौर ने जो है मंदिरों को ढूंढने का जो है एक बीड़ा उठा रखा था। और अगर हम बात करें तो उन्हीं ने 125 मंदिरों की लिस्ट जो थी वो पूरी बना ली थी कि 125 ऐसे मंदिर हैं इन मुस्लिम इलाकों में जिन मंदिरों को उन्हीं ने ढूंढने के लिए कवायद शुरू कर दी थी। और वो खुद ही लौ लश्कर के साथ अलग अलग इलाकों में जाने लगी और जाकर वहां पर मंदिरों को तलाश करने लगी। अगर तलाश करने की बात की जाए तो जिस तरीके से पंचशील निकालने की उन्होंने बात कही थी नगर निगम से, तो उसमें जो 125 मंदिरों के निकल के आए थे, तो ये कोई ऐसे मंदिर नहीं थे कि ये कहीं मंदिर गायब हो गए थे या छुप गए थे, ऐसे कोई मंदिर नहीं थे। ये 125 मंदिर इन इलाकों में मौजूद थे। हाँ, ये जरूर है कि उन इलाकों में हिंदू आबादी ना के बराबर है, जिसकी वजह से वर्षों से वो मंदिर जो है वो बंद पड़े थे। तो उन्हीं मंदिरों को जो है महापौर ने फिर से ढूंढा और फिर से उन मंदिरों को ढूंढ के निकाल रही है। उनका कहना है कि हम ये सारे मंदिरों को जो है जितने भी मंदिर मिल रहे हैं इनकी सबकी साफ सफाई करवाई जाएगी और साफ सफाई करवाने के बाद जो है इसमें पूजा अर्चना भी की जाएगी। तो वहीं जिस तरीके से एक इलाके के बाद दूसरा इलाका, दूसरे इलाके के बाद तीसरे इलाके में मंदिर को तलाश कर रही थी, तो वहीं पर सुन्नी उलमा काउंसिल के हाजी मोहम्मद सलीस जो थे वो पूरे अपने लाव लश्कर के साथ जो है ज्वाइंट कमिश्नर हरीश चंद्र जी के यहाँ जाते हैं और एक ज्ञापन सौंपा उन्हीं ने उनको। और ज्ञापन सौंपने के बाद उन्हीं ने कहा कि कानपुर की मेयर जो है वो माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। जिस तरीके से वो मुस्लिम इलाकों में जा के मंदिरों को ढूंढ रही हैं और ढूंढ के जिस तरीके से किया जा रहा है उससे जो है शहर का माहौल बिगड़ सकता है। हाजी सलीस जो है उनका यहाँ तक कहना था कि जिस तरीके से मंदिर निकल रहे हैं मुस्लिम इलाकों में और वहां पर हिंदू आबादी नहीं है, अगर कोई वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए आता है, वहां पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं कोई शरारती तत्व अगर कोई हरकत कर देगा जिससे पूरे शहर का माहौल जो है वो खराब हो जाएगा, इसलिए इसको रोका जाए। वहीं महापौर ने पलटवार करते हुए कहा है कि जिस तरीके का ये आरोप लगा रहे हैं हमारी ऐसी कोई बात नहीं है, हम जो है मंदिरों को अपने मंदिरों को ढूंढ रहे हैं। और अगर बात की जाए हाजी सलीस की जो 1991 का जो कानून की वो एक्ट की याद दिला रहे हैं, तो उस पर भी उन्हीं ने कहा कि आज़ादी से पहले के या आज़ादी के बाद के जितने भी हमारे मंदिर हैं हम उन सारे मंदिरों को ढूंढेंगे और ढूंढ के उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा और उन मंदिरों में पूजा अर्चना भी शुरू करी जाएगी। हाजी सलीस ने जिस तरीके से पुलिस के पास जाकर अपना ज्ञापन सौंपा है, तो उनका कहना है कि उन्हीं ने ये बहुत अच्छा किया। अब मैं भी पुलिस कमिश्नर को मंडलायुक्त को लेटर लिख रही हूँ और लिख के कार्रवाई करूंगी। उनका कहना था कि ये कौन सा कानून है कि मंदिर में जो है लेदर की फैक्ट्रियां खुल गई हैं, मंदिरों पे कब्जा हो गया है। और अगर बात की जाए तो मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां थी अब वो भी खंडित कर दी गई हैं। ये कौन सा कानून है कि किसी मूर्ति का हाथ नहीं है, किसी मूर्ति की गर्दन नहीं है, ये किस कानून के तहत किया गया है ये भी बताया जाए, ये भी उनका कहना था। तो वहीं हाजी सलीस जो है वो अपनी बात पे कायम है। उनका कहना है कि जिस तरीके से ये किया जा रहा है इससे कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ने का जरूर से खतरा है। बहरहाल वो अपना ज्ञापन दे के चले आए हैं और मेयर जो है वो भी अपने बात पे अड़ी भी हैं। अब देखना ये है कि आगे इसमें क्या होता है, किस तरीके से बातें सामने निकल के आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेयर जो काम कर रही थी
अब जो है जी। और दूसरे लोगों को भी इसमें राजनीति करने का मौका मिल गया है। जैसे सुन्नी उलमा काउंसिल ने जी। जाके अब वहां पर ज्ञापन सौंपा। जी प्रीति। धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रावधिक शिक्षा विभाग में हुए घोटाले की चर्चा के बीच रविवार को सपा विधायक पल्लवी पटेल ने लंबे समय तक आशीष पटेल के ओएसडी रहे राजकुमार पटेल के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई खुलासे किए हैं। पल्लवी पटेल ने कहा कि राज बहादुर पटेल मंत्री आशीष पटेल के लंबे समय तक ओएसडी रहे, लेकिन पेशे से शिक्षक है। उन्होंने आगे कहा कि जिस भ्रष्टाचार की चर्चा उन्होंने की है वो भ्रष्टाचार जिस दिन से शुरू हुआ है राज बहादुर पटेल ने उसमें उस दिन से अपने ऑब्जेक्शन लगाए हैं। आगे पल्लवी पटेल का कहना है कि राज बहादुर मंत्री को लगातार बताते रहे हैं कि ये नियम के विरुद्ध है, नियम के खिलाफ है, लेकिन उसके बाद भी बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ। ये हैं राज बहादुर पटेल जी और इनका पेशा है कि ये शिक्षक हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग में जिस घोटाले की चर्चा, जिस भ्रष्टाचार की चर्चा मैंने की है, वो भ्रष्टाचार जिस दिन से शुरू हुआ राज बहादुर पटेल जी ने उस पे अपने ऑब्जेक्शंस लगाए, लगातार बताते रहे कि ये नियम विरुद्ध है और एक बड़े पैमाने पर इसमें वित्तीय अनियमितताएं हैं। जब इनकी बात को नहीं सुना गया तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन रख दिया और हट गए उस जगह से। लेकिन उसके बावजूद आज तक लगातार इनके परिवार को, इनको धमकियां दी जा रही हैं, इनको चुप रहने के लिए बोला जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब अभी 1 जनवरी 2025 को सेम डे इनको कारण बताओ नोटिस दी जाती है और विद इमीडिएट इफेक्ट इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इनके पास मौके थे कि अगर ये चाहते तो ये उस भ्रष्टाचार, उस लूट चोरी, उस घसोट में उसका हिस्सा चुपचाप बन सकते थे और तमाम जो प्रताड़ना इन्होंने इस दौरान झेली है, इनका और इनका परिवार उससे बच सकता था। लेकिन ये है सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक। ये है सरदार पटेल के असली वंशज राज बहादुर पटेल जी, जिन्होंने तमाम चीजें सह ली, ट्रांसफर ऑर्डर झेले, क्वेश्चंस झेले, शो कॉज नोटिस झेली, रेजिग्नेशन झेला, प्रताड़ना झेली, लेकिन उसके बावजूद आज भी खड़े हैं सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए। कानपुर के कल्याणपुर विधानसभा की खस्ता हाल बगिया क्रॉसिंग रोड को लेकर सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को संबोधित एएससीपी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से बगिया क्रॉसिंग से आवास विकास तक की रोड बेहद खराब है, जिसको लेकर कई बार सपाइयों ने अधिकारियों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है, लेकिन सड़क न बनने से अक्सर इस रोड पर हादसे होते रहते हैं, जिसके चलते सपाइयों ने ये प्रदर्शन किया है और प्रशासन से सड़क का कार्य जल्द कराने की मांग की है। उस टैक्स वाले केवल वही टैक्स नहीं दे रहे हैं जो पैसे वाले हैं, पैसे वाले टैक्स देते हैं। आज ये बगिया क्रॉसिंग पर जो धरना किया गया है, सीएम ग्रिड से इस सड़क को पास हुए बहुत बोर्ड लगा है, लेकिन आज तक यहाँ ना तो कार्य शुरू हुआ है और ना ही आगे अभी कहीं कोई ऐसा काम दिखाई पड़ रहा है। मेरा कहना ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कल्याणपुर विधानसभा पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और यहाँ पर न तो सड़क है, न पीने की पानी की व्यवस्था है। जल भराव का आलम ये है, केवल खाली ये बगिया क्रॉसिंग वाली ही रोड नहीं, बल्कि गोवा गार्डन वाली रोड और यहाँ पर जितनी भी सड़कें हैं अंदर, सारी की सारी मिर्जापुर, अशोकनगर, कल्याणपुर कला, कल्याणपुर खुर्द, आवास विकास 3 सारी सड़कें टूटी हुई और पूरी की पूरी विधानसभा बर्बाद हो गई। चाहे मकड़ी खेड़ा हो, पूरी की पूरी विधानसभा बर्बाद हो गई है। यहाँ पर आज ये धरना हम लोगों ने इन्हीं जन समस्याओं के लिए रखा है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, कूड़ों के अंबार हैं, नालियाँ बजा रही हैं।
डेंगू फैल रहा है, तमाम बीमारियां फैल रही हैं, लोग परेशान हैं। और साथ ही साथ आज ये हम लोगों का धरना बेरोजगार नौजवानों के लिए भी है, बढ़ती महंगाई के लिए भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़े हुए भ्रष्टाचार के लिए भी है। हम समाजवादी सभी साथियों ने आज यहाँ धरना करके इस पूरे प्रदेश की सरकार को जगाने। खबर हरदोई से है। हरदोई के बाबू श्री चंद्र अग्रवाल धर्मशाला में शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। मौके पर पालिका अध्यक्ष सुखसागर मिश्रा और समस्त वार्ड मेंबर के साथ साथ सदर एसडीएम भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में आए हर एक गरीब को मंत्री नितिन अग्रवाल ने कंबल बांटे और सभी नगरवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कुंभ को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इस साल में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं, जिनके रहने की व्यवस्था और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, कंबल वितरण का कार्यक्रम है और आज करीब 1000 से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को कंबल वितरण का कंबल वितरण किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि इतने बड़े स्तर पे कंबलों को दिया जा रहा है ज़रूरतमंदों को, और ये सरकार की भी मंशा है कि हर योजना का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को मिले। और हर साल शीतलहर जब चलती है, जब ठंड का मौसम आता है, तो सरकार कंबल का वितरण कराती है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो। कानपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, जहां उनका जजमाऊ पुल पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश पदाधिकारी को फूल मालाओं से लाद दिया, साथ ही रामविलास पासवान और चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगाए। मौके पर कार्यकर्ताओं ने जजमाऊ पुल से नो बस्ता तक आशीर्वाद यात्रा निकालकर पार्टी मुखिया चिराग पासवान के संदेश को जनता तक पहुंचाने का काम किया। आज माननीय चिराग पासवान जी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी निर्देशानुसार आज ये जन आशीर्वाद रैली निकली है, जो कि चिराग पासवान जी के आदेश पर यहाँ पे जनमानस तक लोक जनशक्ति पार्टी के नीतियों और उनके निर्देशों को जनता तक पहुँचाने की यात्रा है। ये जाजमऊ पुल से होते हुए किदवई नगर, टाटमिल चौराहा होते हुए, साकेत नगर होते हुए, बर्रा बाईपास से, नौबस्ता बाईपास से मछलिया गांव में समापन होगा। इस रैली का मकसद ये है कि हम जन साधारण तक अपने संदेश को, चिराग जी के संदेश को, उनके निर्देशों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का एक यात्रा है। चिराग पासवान जी के आदेशानुसार हर वर्ग को लेकर, समान व्यवस्था को लेकर हम ये पब्लिक पर जन मैसेज करने जा रहे हैं। इसलिए पूरे रूट में जन आशीर्वाद यात्रा को है और नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों का स्वागत है। आज समाज ये देखने को उत्साहित होगा कि चिराग पासवान हर एक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर, सामाजिक दृष्टि को लेकर। एक वन रैंक वन एजुकेशन महत्वपूर्ण विषय है। हम इस आशीर्वाद यात्रा के दौरान हम पब्लिक को बताना चाह रहे हैं कि हम पब्लिक के साथ हैं, पब्लिक हमें आशीर्वाद दे, हम उसको आशीर्वाद के रूप में कार्य करें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24।